आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे जिसके बारे में समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कुछ लोग बोलते हैं ऊपरी हवा का चक्कर है अगर ये बीमारी हो जाती है, कुछ लोग कहते हैं भूत प्रेत का साया है, कुछ लोग बोलते हैं ये छुआछूत की बीमारी है। आखिर ये बीमारी है क्या? इस बीमारी को बोलते हैं एपिलेप्सी या मिर्गी। मिर्गी कोई अभिशाप नहीं है, ये पूर्णतः इलाज इसका संभव है। मैं डॉक्टर मोनिका सचान, मैं यहाँ पर न्यूरोफिजिशियन के पद पर क्षेत्रपाल हॉस्पिटल पंचशील में कार्यरत हूँ। मिर्गी तब होती है जब हमारे दिमाग में जो असामान्य विद्युत तरंगें उत्पन्न होती हैं उसके कारण मिर्गी का एक लक्षण होता है जिसको हम दौरा बोलते हैं। पेशेंट को दौरे आने लगते हैं। मिर्गी और दौरे में फ़र्क क्या होता है? अगर किसी पेशेंट को 2 दौरे या 2 से अधिक दौरे आते हैं तो इसको हम बोलते हैं मिर्गी या एपिलेप्सी। दौरा मतलब जिसको आम भाषा में तान भी बोलते हैं, ये एक मिर्गी का एक लक्षण होता है। सामान्यतः लोग ये समझते हैं कि जैसे मिर्गी आ गई या दौरा आ गया, इसमें पेशेंट के हाथ पैरों में जकड़न आना, ऐंठन आना, बेहोशी आ जाना या फिर मुंह से झाग आना, आंखें पलट देना, ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं ये दौरे के होते हैं। इस तरीके की जो एपिलेप्सी को हम लोग बोलते हैं जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। कुछ अन्य प्रकार की भी मिर्गी होती है, जैसे कि कुछ देर के लिए याददाश्त खो जाना, भ्रम में चले जाना, या फिर शरीर के किसी एक पार्ट में सुन्नपन आ जाना, चेहरे का फड़कना या एक तरफ की हाथ या पैरों का फड़कना, ये भी एक अन्य तरीके की एपिलेप्सी होता है जिसको हम बोलते हैं फोकल एपिलेप्सी। इस तरीके की एपिलेप्सी में प्रायः पेशेंट को कुछ अनुभव होने लगता है, जैसे अजीब सी स्मेल आने लगती है या फिर पेशेंट अपने हाथ ऐसे करने लगता है या मुंह चलाने लगता है, च्यूइंग मूवमेंट्स होते हैं, कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ने लगती हैं या फिर कुछ लाइट्स वगैरह दिखने लगती हैं। तो मतलब पेशेंट को आभास हो जाता है कि मुझे दौरा पड़ने वाला है। एक अन्य तरीके की सीजर्स होते हैं जिनको बोलते हैं एब्सेंट सीजर। ये बच्चों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चा एकटक देखता रहता है या कुछ समय के लिए स्टैचू जैसा हो जाता है या स्तब्ध हो जाता है। ज़्यादातर स्कूल टीचर्स बोलते हैं कि भाई बच्चा अगर पढ़ाई में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या वो 1-2 सेकंड के लिए खो सा जाता है, तो ऐसे बच्चों में ये एब्सेंट सीजर्स की हिस्ट्री हमें मिल सकती है। कुछ तरीके के जो एपिलेप्सी होते हैं, जैसे कि उसमें पेशेंट को सिर्फ जग्स आते हैं। जग्स का मतलब झटका लगना, जैसे कि आप ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश हाथ से गिर गया या फिर कुछ सामान ले जा रहे हैं तो सामान गिर गया। पेशेंट को जर्की मूवमेंट्स होते हैं। तो इस तरीके के सीजर्स को हम बोलते हैं मायोक्लोनिक सीजर्स। कभी भी कोई पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले कुछ इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में प्राथमिक की एमआरआई और सेकंड ईईजी, इन दोनों इन्वेस्टिगेशन से हमें काफ़ी हद तक जानकारी मिल जाती है। ये पता चल जाता है कि एपिलेप्सी किस तरीके की है। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें एमआरआई और ईईजी के बाद भी हमें कारण पता नहीं लग पाता। ऐसी एपिलेप्सी को हम इडियोपैथिक एपिलेप्सी कहते हैं, जिनमें हमें कोई कारण ज्ञात नहीं होता है कि किस कारण से एपिलेप्सी हो रही है। एपिलेप्सी के कुछ जो परसेंटेज ऑफ केसेस होते हैं वो आनुवांशिक भी होते हैं, लेकिन सभी में ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे एपिलेप्सी के जो कारण होते हैं वो हमारी उम्र के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, जैसे जब बच्चा पैदा होता है उस समय अगर उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई तो हाइपोक्सिया की वजह से बच्चों में सीजर्स का रिस्क होता है। फिर अगर हम बात करते हैं वयस्कों में, जैसे इन्फेक्शन हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, इनकेफेलाइटिस हो गया या ब्रेन स्ट्रोक, लकवा या पैरालिसिस, उन पेशेंट्स में एपिलेप्सी का रिस्क रहता है। या कोई चोट लग गई, कोई ब्रेन ट्यूमर हो गया, तो ऐसे जो केसेस होते हैं इनमें एपिलेप्सी का रिस्क रहता है। या भारत में बहुत, मैं कॉमन अगर एग्जांपल देना चाहूँ तो ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस और एक बीमारी होती है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। एक टेपवर्म, एक कीड़ा होता है जो कि दिमाग में पहुँच जाता है, उसकी वजह से एपिलेप्सी के काफ़ी केसेस आते हैं। मैं ये बताना चाहूँगी कि 70 to 80% केसेस में जो एपिलेप्सीज होती हैं हम उनको दवा द्वारा बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। सिर्फ कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस में ही हमें कुछ स्पेसिफिक सर्जरीज़ की नीड होती है। अगर किसी पेशेंट को दौरा आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। तो उसको सबसे पहले एक करवट में लिटा दें, उसके सिरहाने में कोई सॉफ्ट चीज़ रख दें, कोई तकिया रख दें ताकि उसको सर में उसके चोट ना लगे। और उसके मुंह में हमें कुछ भी नहीं डालना है, जैसे कि कुछ लोग मुंह में चम्मच डाल देते हैं, जूता सूंघा देते हैं, मुंह में कपड़ा डाल देते हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको इवन पानी तक भी उसको नहीं पिलाना है। कुछ लोग पानी भी पिला देते हैं, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। 2 से 3 मिनट आपको वेट करना है और वो दौरे अपने आप ठीक हो जाएंगे। और अगर 5 मिनट से ज़्यादा किसी भी पेशेंट को दौरे आ जाएं या वो बेहोश हो जाए, वो होश में ना आए,
तो ये चीज़ मेडिकल इमरजेंसी है, इसमें आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है। स्पेशली महिलाओं के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि महिलाओं को लेकर मिर्गी में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी पेशेंट को मिर्गी है तो वो नॉर्मल अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सकता है, वो बच्चे भी पैदा कर सकती हैं, नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है उनकी। और ऐसा भी नहीं है कि मिर्गी पीढ़ी दर पीढ़ी, अगर किसी पेशेंट को मिर्गी है तो उनके बच्चों में मिर्गी की संभावना होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी भ्रांतियाँ हैं। अगर आपको मिर्गी है और आप अगर डॉक्टर से परामर्श लेते हैं तो उसका इलाज पूर्णतः संभव है। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में मेरी ओपीडी 10 से 2 और 4 से 6 डेली है और 24/7 हम लोग इमरजेंसी में क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। आपको मिर्गी संबंधित या किसी अन्य न्यूरोलॉजिकल बीमारी संबंधित अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके जितने भी प्रश्न हैं हम उन सभी का जवाब दे सकें। धन्यवाद।